आयनिक साइज पे हम आ गए थे और ये बात हुई थी कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में एटॉमिक साइजेस सेम होते हैं। सॉरी, सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में एटॉमिक साइज नियरली सेम हो जाते हैं। इस जिरकोनियम का साइज और एफनियम का साइज नियरली सेम हो गया था या नहीं? क्योंकि एफनियम से पहले 4f14 पूरा भर गया था जिसकी शील्डिंग पुअर थी, इसलिए इसमें कॉन्ट्रैक्शन होकर इसका साइज नियरली सेम हो गया था। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का एक इफेक्ट तो ये है, साथ में ये भी है कि जब आप ऐसे जा रहे होते हैं तो ऐसे एक्सपेक्टेड है ना, इसका 4f1, इसका 4f2, इसका 4f3, इसका 4f4 ऐसे कॉन्फ़िगरेशन हो रहा होगा। बोलो। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? प्री पेनल्टीमेट शेल में आ रहा है। प्री पेनल्टीमेट समझ गए? थर्ड लास्ट शेल में ऐड हो रहा है। और जो थर्ड लास्ट शेल में ऐड हो भी रहा है, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता जा रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है। और इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है थर्ड लास्ट में, वैलेंस में नहीं, थर्ड लास्ट में। और वो भी एफ वाला जिसकी शील्डिंग पुअर है। तो उस फोर्थ इलेक्ट्रॉन 4f में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन पुअर होने की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ रही है, थोड़ी थोड़ी सी बढ़ रही है लेकिन। तो इसलिए साइज धीरे धीरे से डिक्रीज होता है, और इस थोड़े थोड़े से डिक्रीज होने को कह रहा है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसमें ऐसा ही 5f से हो रहा होगा, तो इस केस में वो क्या देगा? एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इस केस में क्या नाम देगा? एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। तो ये बात इन्होंने यहाँ तो ज़्यादा बढ़िया से दी नहीं है, डेफिनेशन लेंथेनाइड एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की। तो यहाँ पे देखो बहुत बढ़िया से दी हुई है। The two series of inner transition atoms, metal elements, lanthanide and actinides constitute the F block of periodic table, हमें पता ही है। अब डेफिनेशन यहाँ से शुरू करता है, with the successive filling of inner orbitals 4f, there is gradual decrease in atomic and ionic sizes of these metals along the series। और इसे वो क्या कहता है? जब यहाँ 5f कर देंगे तो वो एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और 4f कर देंगे तो। अब इस वजह से दिस हैज फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज इन द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स सक्सीडिंग देम। lanthanum and all the lanthanides are rather soft white metals। क्यों सॉफ्ट होने के लिए या हार्ड होने के लिए? तो मेटेलिक बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल है, और मेटेलिक बॉन्डिंग में कौन इन्वॉल्व होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जैसा हम n-2 को मान लेते होंगे, लेकिन ज़्यादा तो चलती वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम पे इनकी होगी, या और बढ़िया से कहे असली वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ये ns वाले ही हैं। तो इनके नंबर पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। तो मेटेलिक बॉन्डिंग इस वजह से, और वो ये दो ही हैं बस, तो मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होगी। जैसे एल्कली मेटल्स में या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स सॉफ्ट थे, क्योंकि उनमें या तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, या दो एल्कली मेटल्स में और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में दो। तो उनके केस में मेटेलिक बॉन्डिंग वीक थी, इसलिए तो सॉफ्ट थे। एल्कली मेटल्स तो चाकू से भी कट जाते थे, सोडियम पोटेशियम, तो इसलिए ये भी सॉफ्ट जैसे ही हो गए। आया क्या? देव, अगर आप लेसन के बीच में से पढ़ रहे हैं, अभी से भी अभी दिखा रहा हूँ, वहाँ से इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन, इतनी बढ़िया, इतनी सिंपल लैंग्वेज नहीं है जितनी इसमें है। तो इसलिए मैं बोला था आपसे, जितने ये थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स, DF ब्लॉक, P ब्लॉक, इनकी जो समरी दी है उसकी खूब ज़्यादा से ज़्यादा बार रीडिंग लगाओ। जितनी ज़्यादा बार रीडिंग लगाओगे, आपके बोर्ड के भी और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ऐसे हो जाएंगे बड़े आराम से। बोर्ड में थ्योरी लिखने में बड़ी हेल्प रहेगी, बहुत ईजी लैंग्वेज में बात समझा रहा।
पीछे इसी बात को इतना टेढ़ा करके बोल रहा है कि सिर में दर्द कर रहा। ठीक है। रिएक्ट वाटर में क्या देना बताया था कल भी, बहुत बुरी तरह से फैन है +3 स्टेट के। प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, कभी कभार +2 +4 भी दिखाते हैं, लेकिन बहुत बुरी तरह से फैन है किसके, +3 स्टेट के। तो एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड्स में इनके पास 3 ही बात होती हैं, मैंने कल भी बोला था, या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मुद्दा, या फिर एटॉमिक साइज का मुद्दा, और या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट का मुद्दा। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कल जाते हुए कर लिया था, एटॉमिक साइज की बात भी कर ली या नहीं कर ली। तो यहाँ तो लैंग्वेज प्रॉपर दी भी नहीं है, वहाँ पीछे प्रॉपर दी हुई है। ठीक है। अब यहाँ से वो बात आ गई कि इलेक्ट्रॉन 4f में डालने से क्या हो रहा है, द शील्डिंग ऑफ 1 4 इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इज लेस देन 1d बाय अनदर। f की शील्डिंग पुअर है तो एक f दूसरे f को कम शील्ड करता है एज कंपेयर टू d के, साथ में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ ही रहा है। तो इस वजह से देयर इज फेयरली रेगुलर डिक्रीज इन द साइजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। फिर से वही लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इस लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट क्या हुआ, द क्यूमुलेटिव इफेक्ट। तो सबसे मेन इफेक्ट लेंथेनाइड इफेक्ट कॉन्ट्रैक्शन का क्या हुआ, कहाँ गई हमारी वो, कि जिरकॉनियम हैफनियम का, अभी तो कह रहे थे इनका साइज थोड़ा थोड़ा घट रहा है। सबसे क्यूमुलेटिव इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट इस सारे का किस्सा क्या हो गया कि सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के साइजेस ऑलमोस्ट सेम हो गए। तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या है, causes the radii of the members of third transition series to be very similar to those of second series। थर्ड वालों का साइज नियरली सेम हो गया। कैसे, वैल्यू दे दी, जिरकॉनियम के 1 पिकोमीटर कम ही हो गया एफनियम का साइज, अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और ऐसी बात जब इधर जा रहा है रेडियस कम होता जा रहा है, तो ये देखो एफ ब्लॉक में ही चल रहे हैं, एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस लगातार +3 वालों का कंपेयर किया लगातार कम होता जा रहा है। बोलिए जी, साइज की बात क्लियर हो गई या नहीं, लैंग्वेज वेल क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहा है वो प्री पेनल्टीमेट 4th शेल में ऐड हो रहा है, जिनकी शील्डिंग पुअर है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इस सब की वजह से क्या होगा, साइज लगातार सीरीज में डिक्रीज हो रहा है। और क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या है कि सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एटॉमिक साइजेस नियरली सेम हो गए। तो 2 बात पकड़ ली ना, एक बार तो सेम सीरीज के अंदर ही कम होता जा रहा है, और एक बार सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज वालों का नियरली सेम हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है लेंथेनाइड्स हेडिंग में जो टॉपिक है डेट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इस ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कुछ लिखा भी रहा हूँगा, ध्यान से लिख लेना, और जहाँ नहीं समझ आया पूछ लेना। उस ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात को करने से पहले हमने ये याद किया था, सीरियम साहब इस समर में यूरोप गए, वहाँ उन्होंने बहुत गोल्ड खरीदा, तब यब कर रहे थे, लुट गए। तो इससे मुझे क्या करना है, क्यों हम ये बात कर रहे हैं, सीरियम पहला लेंथेनाइड है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारे हिसाब से अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगा लेते हो 4f1 6s2 होना चाहिए था या नहीं। क्यों, क्योंकि एनर्जी लेवल डायग्राम में पहले 6s होता है, फिर 4f होता है, और फिर 5d होता है, और फिर 6p होता है। याद आई मैंने जो लाइन लिखी है एनर्जी लेवल डायग्राम की, सबको समझ आ रहा है, जिसे नहीं आ रहा बोल दो, बोलो। तो 6s भर गया होगा तो पहले 6s2, फिर बचा हुआ इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए, तो होना चाहिए था 6s2 4f1, 5d का तो नंबर नहीं आना चाहिए था। लेकिन क्या बदमाशी हुई, लेंथेनम का समझ में आता है 5d1 6s2 रहा होगा, बोलो।
रहा होगा ना, लेंथेनम यहाँ है ना, इसका 3d1 4s2, इसका 4d1 5s2, इसका 5d1 6s2। अब तो आया, तो इसका 5d1 6s2, तो अगले में क्या हो गया 4f1 5d1 6s2, जबकि हम उम्मीद क्या कर रहे थे शायद ये होगा, डायरेक्ट तो यही उम्मीद कर रहे थे, होना भी ये चाहिए था एनर्जी लेवल डायग्राम के हिसाब से। तो ये बेईमानी की ना इसने कुछ। तो सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन एज पर एनर्जी लेवल डायग्राम लिखेंगे तो नहीं बनेगा, लेकिन अगले में जाते इसने अपनी गलती सुधार कर ली, इसने 5d के इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, धक्का दे दिया, और ये तो इधर आ ही गया 4f2, और एक एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से एक और बढ़ना था 4f3। बोलो, डी वाले को भी इसमें बुला लिया, और जो एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से एक बढ़ना था वो भी एफ में आ गया। अब यहाँ के बाद वो बिल्कुल शराफत से चलता रहा, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन किसमें बढ़ाता रहा। तो वेरिएबल ऑक्यूपेंसी ऑफ 4f हो रही है नहीं, 6s2 तो सब में है ही, लेकिन मैंने कहा था कुछ केस में वो 5d को एज स्टेपनी इस्तेमाल करेगा। बुक वाला भले नहीं लिखा, मैंने आपको लिखाया था कहीं। हाँ वो ठीक, अगर डायग्राम के हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन्स गिन रहे तो ठीक है, लेकिन अगर आप वो वाला फंडामेंटल लगाते हो कि इनमें क्या होता है, सक्सेसिव फिलिंग ऑफ 4f होती है, तो उस हिसाब से ये पहला है, तो इसकी क्या होनी चाहिए, फिर 4f2 4f3 4f4 4f5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आइडियली तो ये वाला बैठता है कि इसका 4f1 होना चाहिए था, जो हमें बचपन से बार बार बात बोलते हैं जी सक्सेसिव फिलिंग 4f की हो रही है, 4f1 से 4f14 तक जाते हैं। उस हिसाब से एटॉमिक नंबर के हिसाब से आपने बात सही पकड़ी कि भाई इलेक्ट्रॉन्स इतने हो रहे होंगे कि वो यहाँ से एक बढ़ाई तो एक बढ़ा तो 4f में चला गया, 5d वाला थोड़ी भाग जाना चाहिए। समझ गए मैडम? तो उसके बाद इसने स्टेपनी को उठा के बाहर फेंक दिया गया। हमें यूरोप के भी, मैंने यहाँ यूरोप करा जरूर दिया, लेकिन यूरोप की सही मायने में समर की सही समर का मारा तो जरूर दिया, लेकिन समर की सही मायने में जरूरत नहीं थी। क्यों? अब देखो यूरोप आके वो खुश हो गया होगा बहुत या नहीं? हाँ हम भी यूरोप जाके शायद थोड़े दिन का तो बहुत खुश हो ही जाएंगे, इतना बढ़िया सब साफ सुथरा वेल प्लान सब। ये क्यों खुश हो गया? और उसे इतना अच्छा लगा होगा हाफ फील्ड रहना, तो वो कोशिश में क्या रहा होगा कि काश मैं हाफ फील्ड ही रहूं। तो जब अगले में जाएगा 4f8 हो जाना चाहिए था ना, इससे अगले में जाने पे, लेकिन उसने 4f7 बना रहने की चाह में किसको बुलवा लिया फिर से? स्टेपनी को। लॉजिक समझ आ गया? और अगले में आते ही उसने कहा इस 5d को किक मारो, कब तक मैं इसे रोक के रखूंगा। इसने इस वाले को भी इधर बुला लिया, और एटॉमिक नंबर एक बढ़ने से जो बढ़ना था उसे भी इधर बुला लिया। अभी तब की मुझे जरूरत नहीं है सही मायने में, तभी अब कर रहा था ना मैं, तो गैडोलियम के अगला ठीक तब था, तब की मुझे सही मायने में ज़रूरत नहीं है। तो अब ये सब चलता रहा ईमानदारी से, 9 10 11 12 13 14 4f14, तो देखो ये ट्रिवियम में ही हो गया। होना किसमें चाहिए था? कहानी के हिसाब से, इनिशियल कहानी के हिसाब से, लास्ट वाले में। तो अब ये अब क्यों याद कर रहे हैं? मज़ा आ गया? फुल्ली फिल्ड हो गया या नहीं? अब क्या करेगा? 4f14 बना रहने की इच्छा में फिर से स्टेपनी को बुला लेगा। तो अब समझ गए मुझे सीरियम की क्या जरूरत थी। समर की तक आते आते मुझे कुछ काम नहीं था, लिखना हो तो क्या समर में लिखें? कुछ नहीं। यूरोप में आते आते क्या हो गया? गोल्ड में ने क्या करा? गोल्ड खरीदने के लिए उसने पैसे नहीं भी हो रहे थे तो 5d को बुला के जुगाड़ कर लिया। अब तक आते आते क्या हो गया?
4F14 6s2 हो गया, और 4F13 बने रहने की चाह में उसने फिर से 5D1 6s2, बोलो हाँ या नहीं। अब यहां से और कहानी क्या निकलती है, अगर मैं सीरियम को +4 बनाता हूं तो सीरियम बहुत खुश होना चाहिए। क्यों? सब खाली, +4 में 4 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे या नहीं, और सब खाली तो 4F0, बोलो जल्दी। सब खाली तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या? तो Ce+4 में भारी खुश होना चाहिए। तब में क्या हुआ था, भले हमने उसे छोड़ दिया था बेचारे को, 6s2 या नहीं। तो तब अगर +4 स्टेट में आ जाए तो क्या 4F7 हाफ फिल्ड हो जाएगा? तो तब भी +4 स्टेट में भारी, तब भी +4 स्टेट में भारी खुश क्या? क्यों? क्योंकि मैं तो हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया हूं, बोलो। अब तो मुझे सी और तब तो इसलिए याद रखना है। अब यूरोप साहब के पास जाओ, यूरोप साहब क्या +2 में बहुत खुशहाल होंगे? क्यों? ये भी हाफ फिल्ड होगा। और यूरोप के बाद आप जाओ यब के पास, यब साहब +2 स्टेट में 4F14 हो गए होंगे। मैंने पूरी जान निकाल के रख दी है इस पैराग्राफ की, कितना ही मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आ जाए सॉल्व हो रहा होगा अगर आप इतनी चीज याद रख लो। C+4 और तब +4 में C तब +4 स्टेट में खुश है, और यूरोप यब +2 स्टेट में खुश है। क्यों है? इसका नोबल गैस, इसका हाफ फिल्ड, इसका हाफ फिल्ड, इसका फुल फिल्ड। यस और नो? अब इस पैराग्राफ में मैं पढ़ाऊंगा, उससे पहले इतनी सी बात देखो कि इस पैराग्राफ में कहेगा सीरियम +4 में बहुत स्टेबल, काफी स्टेबल है। क्यों है? हाफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तब +4 में EU+2 में बहुत स्टेबल है, हाफ फिल्ड 4F होने की वजह से। ये +2 स्टेट में काफी स्टेबल है, फुल्ली फिल्ड 4F होने की वजह से। लेकिन सब के सब +3 में चेंज होना पसंद करते हैं, तो यानी ये रिड्यूस होता होगा +4 से +3 होने के लिए, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी रिड्यूस होता होगा यानी, और ये ऑक्सीडाइज होता होगा, ये भी ऑक्सीडाइज होते होंगे, तो ये दोनों कौन? रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? इन ऑर्डर टू अटेन मोर कॉमन, क्या वर्ड है? मोर स्टेबल। स्टेबल कुछ विचारों पे कहने को नहीं है, रीजनिंग नहीं है। क्यों भाई? अगर ये +3 हो जाए तो नोबल गैस नहीं रहेगा। ये तो बिल्कुल पूरी अब तक की पढ़ी केमिस्ट्री को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने तो। इन ऑर्डर टू अटेन मोर कॉमन +3 स्टेट, ये बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? इन ऑर्डर टू अटेन मोर कॉमन +3 स्टेट।
ये +4 स्टेट में स्टेबल क्यों है? बिकॉज इट हैज नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, बिकॉज इट हैज हाफ फिल्ड 4f। लेकिन ये बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर भी क्यों है? इन ऑर्डर टू अटेन मोर कॉमन आया। फिर क्या करे आया तो जल्दी बताओ। तो देखो ये वाला पैराग्राफ बताना था, मैं गलत बोल लिख गया इधर। चलो लेंथेनम समझ गए? लेंथेनम यहां पे ये 2 लिख रहा दिख रहा है क्या? तो ये गलत लिखा है यार, 3 होगा। लेंथेनम 2 and lanthanum 3 compounds are predominant, occasionally कभी कभार +2 +4 भी। अभी देख लो सी और तब किसमें थे? +4 में, और यूरोप और यब +2 में। तो इसलिए आ गया ओकेजनली +2 and +4। इन सॉल्यूशन और इन सॉलिड कंपाउंड्स वो आप करना चाहो करो, नहीं करना नहीं, से अंडरस्टूड है ना। गैस तो होंगे नहीं। जब ये आयनिक फॉर्म में है, +2 +4 स्टेट में है, उस वक्त कोई कंपाउंड तो बनाए होंगे। तो वो कंपाउंड जो होगा या तो पानी में घुला हुआ होगा या सॉलिड स्टेट में बना रखा होगा। मेटल का कंपाउंड गैसियस तो होने से रहा। अब इर्रेगुलरिटी किसमें अराइजेस? मेनली फ्रॉम एक्सेस स्टेबिलिटी। तो एम्प्टी, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड तो बता दिया। ये क्या था? एम्प्टी। ये और ये क्या था? हाफ फिल्ड। और ये क्या था? फुल्ली फिल्ड। तो ये गड़बड़ क्यों होने वाली है? रीजन समझ आ गया? एम्प्टी, हाफ फिल्ड वगैरह से। तो 10। अब इससे क्या हुआ? द फॉर्मेशन ऑफ सी। अब ये किसी अमेरिकन ऑथर की बुक से कॉपी पेस्टिंग हुई है। वहां +4 के बजाय रोमन में 4 लिखना पसंद ज्यादा करता है। इज फेवर्ड बाय इट्स, बता दिया, एम्प्टी नोबल गैस। बट क्या हो गया वही बट के नाम पे? इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। तो मैंने वहां आपको लिखाया है, दोबारा लिख रहा हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थे ये दोनों, और ये दोनों तो बट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट क्यों? रिवर्टिंग टू कॉमन +3 स्टेट। आ गई वही लाइन या नहीं आ गई? अब बीच की लाइन अभी आता हूं, अगर भूल गया तो याद दिला देना। बाकी ये सब PR, NDT, VDY also exhibit +4 state but only in oxides। तो ऑक्साइड याद है ना, मेटल को अपनी हाईएस्ट स्टेट की तरफ ले जाते थे। फ्लोराइड से ज़्यादा ये जिम्मत तो ऑक्साइड्स में थी। DF ब्लॉक में तो यही करना है, क्या एबिलिटी टू फॉर्म 2 बॉन्ड्स या मल्टीपल बॉन्ड्स। याद आ गया? तो ऑब्जेक्टिव पेपर वालों के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी, कि बाकी सब भी +4 स्टेट बना लेते हैं क्योंकि, और ऑक्साइड्स में ही बनाते हैं। अब यूरोप EU2+ इज फॉर्म्ड बाय लूजिंग, छोड़ो बस, हमें तो EU2+ 4F7 कॉन्फ़िगरेशन अकाउंट्स फॉर इट्स फॉर्मेशन। कर लिया था क्या अभी हमने ये? बोलो। EU2+ क्यों बना था? 4F7 की वजह से। हाउएवर, अभी क्या बोलेगा आगे पढ़ने से पहले ही बोलो। EU इज क्यों in order to state attain। देखना अगली लाइन यही लिखी है क्या? The strong reducing agent changing to common +3 state। Similarly YB2+, हमारा YB2+ आ चुका, which has 4F configuration is a good reductant। तो वो भी reductant था, reducing agent था।
फिर याद आई से तब की बात, तब हैज़ हाफ फिल्ड 4F एंड इज ऑक्सीडेंट। तो बताओ इतना सरदर्द, इतने ब्रेक्स में इसने हमें ये कराया, पढ़ के सिर में दर्द ही हो रहा है बार बार। आगे की लाइन पढ़ते ही पिछली मैदान साफ हो जाएगा, पता नहीं किसमें क्या था। और इसे अगर आप बना लेते, यहाँ तो खैर ये मार्कर हाईलाइटर से बना हुआ, नीचे बहुत बढ़िया बना है, यहाँ तो पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है थोड़ी। उसे आप रट लो, एक पेपर पे बना के अपनी टेबल पे रख लो, उतनी छोटी सी टेबल को 5 4 7 बार दिन में नजर पड़ेगी आते जाते। सी तब 4 थे, यू अब +2 थे, और जब यू अब +2 थे तो अपने आप ही हो जाएगा +2 से +3 बनने के लिए रिड्यूस ही होंगे, ऑक्सीडाइज हुए होंगे यानी रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। +4 से +3 बनने के लिए खुद रिड्यूस हुए होंगे यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। और सी तब यू अब में क्या है, पहला 0, बीच के दोनों, अगर मैं ऐसे पढ़ता हुआ जा रहा हूँ ऐसे करके, पहला 0 फिर बीच के 2 +7 और आखिरी +14। समझ गए ना क्या कहा? सी तब यू यब +4 +4 +2 +2 4F0 4F7 4F7 4F14 सब के सब किस में चेंज होने को तैयार, +3। इन्हें रिड्यूस होना पड़ेगा इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन्हें इसके लिए ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट। बताओ पूरे पैराग्राफ की जान निकल के आ गई क्या? अब जो लाइन हमने बीच में छोड़ दी वो क्या है, उसके ऊपर फिर से ऑब्जेक्टिव वाले तो खूब ही बढ़िया क्वेश्चन बना लें। E0 वैल्यू ऑफ C +4 और +3 में खेल रहा है, देखो कैसी है। अब इस फंडे को समझना, E0 Cu2 पॉजिटिव /Cu 0.34 होता है क्या प्लस में? किसी को याद आ रही है थोड़ी बहुत? तो इस लाइन का क्या मतलब होता था कि Cu Cu2+ बनना पसंद। इस वैल्यू का पॉजिटिव में होने का ये मतलब होता था कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है कॉपर, हाइड्रोजन वाले का 0 होता था, ये 0, नीचे वालों का पॉजिटिव। हम तो टेबल उल्टी पढ़ते थे बुक से, या नहीं? ऊपर वालों का नेगेटिव, मोर रिएक्टिव वालों का नेगेटिव, लेस रिएक्टिव वालों का पॉजिटिव। और लेस रिएक्टिव का क्या मतलब कि वो Cu से Cu2+ बनना पसंद नहीं कर रहा, तभी तो कह रहे थे लेस रिएक्टिव मेटल है, ऑक्सीडाइज नहीं होना चाह रहा, नॉन रिएक्टिव जैसा है। तो यहाँ ये +3 से +4 बनना, तभी तो वैल्यू प्लस में होगी इतनी बड़ी। उल्टा समझ लो, अगर +4 बन गया तो किस चक्कर में रहेगा, +3 बन जाऊं। Cu2+ बन भी गया तो किस चक्कर में रहेगा, नहीं मैं वापस Cu बन जाऊं क्योंकि मैं तो लेस रिएक्टिव हूं। आया अब भी या नहीं? तो अब ये वैल्यू से बात, लॉजिक समझ गए क्या है प्लस में होने का? विच सजेस्ट डेट इट कैन ऑक्सीडाइज वाटर। अब ये क्या हुआ? तो जो ऊपर होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, बोलो, ये ऑक्सीडाइज होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और जो नीचे होते हैं हाइड्रोजन से, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो वाटर की E0 वैल्यू, हाइड्रोजन की नहीं बोल रहा मैं, वाटर की बोल रहा। वाटर की E0 वैल्यू मुझे याद नहीं है, लेकिन वो इससे ऊपर होगी ना, तभी तो वाटर भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर देंगे ना वाटर के लिए। तो अगर आपने Ce+4 को पानी में घोल दिया तो वो वाटर को भी, तो अगर मैं आपसे 1 मिनट के लिए बोलूं कि मैं, आप रात में दूध में चीनी डाल के पीते हैं, अगर वो चीनी दूध को ऑक्सीडाइज कर दे या रिड्यूस कर दे तो क्या आप चीनी वाला दूध पी पाओगे? क्योंकि दूध तो ऑक्सीडाइज होके खराब हो गया होगा, चीनी खुद रिड्यूस होके कुछ और हो गई होगी चीनी से। चीनी चीनी नहीं रहा, दूध दूध नहीं रहा, वो जो नई चीजें बनी वो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो। तो आप पानी में Cerium+4 वाले सॉल्ट को, कंपाउंड को घोल नहीं पा रहे होंगे क्योंकि वो तो आपस में रिएक्ट करने लगेंगे। लेकिन कह रहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? रिएक्शन रेट इज
एंड हैंस C+4 स्टेट में भी पानी में घुलने के बाद भी गुड एनालिटिकल रिएजेंट है। तो मेरे हिसाब से बस इतना होता होगा शायद कि क्या की बोल दो, फ्रेश सॉल्यूशन बनाना पड़ता होगा बस जब यूज़ करना हो, क्योंकि बना के रख देंगे तो वो स्लो प्रोसेस के हिसाब से भी वाटर को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस +4 से +3 हो जाता होगा। मेरा अंदाजा है, मैंने पढ़ा तो कहीं नहीं, या नहीं? तो ये कहानी मैंने इसलिए बोल दी, इससे बात समझ आ जाए कि भाई C+4 स्टेट में जो है वो वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद +4 से +3 रिड्यूस हो जाता है, तो उसका सॉल्यूशन तो बनाना नहीं चाहिए, उसे तो एनालिटिकल एजेंट की तरह यूज़ करना नहीं चाहिए। तो कह रहे नहीं कर सकते क्योंकि रिएक्शन बहुत। अब बताओ सर, पैराग्राफ निचोड़ डाला हमने बढ़िया या नहीं निचोड़ डाला? टेबल याद हो गई? तो अगर आपको अब तब भी करना हो तो कर लेंगे, गोल्ड के बाद तब। तो मैंने जीरो वाले को याद करा, ये जीरो बन जाएगा ना। इन तीनों को क्यों पकड़ के रखा? यहाँ 4F7, यहाँ भी 4F7 और फिर 4F7 की छुट्टी। फिर मैंने इन दोनों को क्यों याद रखा? 4F14 बन गया था और ये 4F14 बना रहने की चाह में स्टेपनी। तो इसकी तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, मुझे ज़रूरत हाफ जीरो बन वाले की और हाफ और फुल फॉलो की ज़रूरत थी ना। इसे मजबूरन क्यों याद रखना पड़ गया? क्योंकि ये भी +4 स्टेट में हाफ फिल्ड हो गया था, हो गया। अब इनमें यहाँ ध्यान देना, लेंथेनम +0 स्टेट में पैरामैग्नेटिक होगा, पिछले डी ब्लॉक याद करो, और ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। बाकी सब, मैं गलत बोल रहा हूँ ना? यस सर बोल रहे हो, डायमैग्नेटिक होगा, गलत निकल गया। दिस इज डायमैग्नेटिक एंड दिस इज ऑल्सो। बाकी सब ये दोनों कलरलेस भी होंगे, पिछले डी ब्लॉक वाला ही फंडा लगाओ। दिखाऊं पिछले जाके? दिखा दो तो अच्छा है सर, हमने पढ़ा नहीं अभी, है ना? +3 +4 में 0, कलरलेस। कलरलेस क्यों? ये दोनों कौन? डाई। ये भी कौन? डाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और बीच में सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पैरा भी होंगे और कलर्ड भी होंगे। हालांकि इन सब बातों में किसी लेवल पे आप जाके देखोगे भारी एक्सेप्शंस हैं, लेकिन हमारा काम चल रहा। अब इस पैराग्राफ में आइए, थोड़ा सा थका थका सा मटेरियल है। ऑल द लेंथेनाइट्स आर सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल्स, टार्निश रैपिडली इन एयर, यानी रिएक्टिव होते होंगे। सिल्वरी वाइट सॉफ्ट, यही वर्ड यूज होता है वाइट सॉफ्ट एल्कली मेटल्स के लिए। हार्डनेस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो सबसे हार्ड तो लुटिटियम होना चाहिए। इस लाइन को पढ़ के, समरियम समरियम समर बीइंग स्टील हार्ड, समर स्टील के जितना हार्ड हो गया, बाकियों का क्या हुआ पता नहीं। होना चाहिए था लुटिटियम बीइंग डायमंड हार्ड, जब बढ़ता ही जा रहा तो डायमंड जाते जाते तो लुटिटियम तो डायमंड तक इतना हार्ड हो जाना चाहिए। हमारे काम का नहीं। मेल्टिंग रेंज बिटवीन 1000 to 1200, लेकिन समैरियम कुछ ज़्यादा ही है, अभी पढ़ लिया। इन सब में सबसे ज़्यादा है समैरियम का, उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, तो मेल्टिंग पॉइंट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दे हैव टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर, हाँ होंगे ही, जब इन्हें हम इनर ट्रांजिशन मेटल्स कह रहे हैं तो ये मेटेलिक स्ट्रक्चर वाले ही तो होंगे, और जब मेटेलिक स्ट्रक्चर वाले होंगे तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो होनी ही है। ये लाइन रटनी पड़ रही बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल है ना याद रखना ये प्रॉपर्टी कि मेटल्स हैं तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं है, लेकिन मेलिएबल वाली बात में दिक्कत आ जाएगी क्योंकि सॉफ्ट है। अब डेंसिटी चेंजेस स्मूथली एक्सेप्ट यूरोपियन होने तो हमारे क्या, बस हमें छोड़ दो उस बंदे को, बेकार ना, कहाँ तक याद रखेंगे।
मुद्दा काम का, बहुत ही ज्यादा काम का। ट्राइवेलेंट हैलाइड्स आर कलर्ड बोथ इन सॉलिड स्टेट एंड इन सबनी मैनी, सबनी मैनी, सब कौन कौन नहीं, कौन कौन कलर्ड नहीं, La+3 वाला और Lu14 वाला, ठीक है। क्यों, रीजन क्या है, कलर ऑफ दीज आयंस मे बी एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ इसे और बढ़िया लिखना चाहिए था, अनपेयर्ड एफ इलेक्ट्रॉन्स, और बढ़िया नाइदर, अब देखो नाइदर La3+ एंड नॉर Lu3+ shows any color। तो मैंने तो पहले ही बोल दिया, यही तो करा था। Lu3+ और La2+ सॉरी La3+ और Lu3+ ही तो कलरलेस थे, वही तो लिखे हैं अभी, La3+ आर कलरलेस। फिर लेंथेनॉइड आयंस अदर देन, कौन हो भाई तुम, 4f0 टाइप, तो 4f0 में कौन, La3+ भी अभी 4f0 था और C4+ भी, तो ये दोनों कैसे होंगे, ये दोनों कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक। और 4f14 कौन है, Yb2+ भी 4f14 और ल्यूटिटियम 3+ भी, ल्यूटिटियम 3 4f14 आर ऑल पैरामैग्नेटिक। तो आप लैंग्वेज पे ध्यान देना, आयंस अदर देन, इन दोनों से अलग और इन दोनों से अलग, बाकी सब पैरामैग्नेटिक है, यानी ये चारों डायमैग्नेटिक हैं, इनके सिवा सब पैरामैग्नेटिक है। रीजनिंग समझ आ गई। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए। क्या हमें पता है ये जनरलाइजेशन ΔIH1 से ज़्यादा ΔIH2 होता है, ΔIH2 से ज़्यादा ΔIH3 होता है, उससे ज़्यादा ΔIH4 होता है, जनरल है पूरा किसी एक्सेप्शन के, क्योंकि मेटल से एटम से वो कैटायन बनता जाता है, साइज कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन हटाना और मुश्किल हो जाता है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ लेंथेनाइज आर दिस, क्या है, कि आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, तो जब कभी हाफ फील्ड बनने वाला होगा तो वो वाला तो बड़ी आसानी से अपना थर्ड इलेक्ट्रॉन बना हटवा लेगा। क्यों, जब कभी फुल फील्ड बनने वाला होगा थर्ड हटने के बाद तो वो अपना बड़ी आसानी से हटवा लेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसे पता है ये वाला हटते ही मेरे को आधा मोक्ष या पूरा मोक्ष प्राप्त होने वाला। तो जो वेरिएशन इन आयनाइजेशन एंथैल्पीज सर्ट, बोलो मैडम, तो यही तो बेईमानी सीख रहे हैं। अब यहाँ वाला चौथा क्यों हटा रहा, नोबल गैस के लिए ज़्यादा, हाँ तो हम कब कह रहे हैं ज़्यादा खुश हुई है, लेकिन फिर भी +4 बन तो रहा था, सीरियम+4 में एग्जिस्ट तो कर रहा, क्यों कर रहा जी, और जब एग्जिस्ट कर रहा तो, लेकिन एग्जिस्ट करने के बावजूद उसे क्या लालच है कि मैं बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनते ही +3 बन जाऊं। तो यही तो मैं बात कह रहा था कि देखो ये +3 पे ही अटक जाना चाहिए, +4 हटाई क्यों रहा, मैं तो +4 इस चक्कर में हो रहा हूँ भाई, जब तेरी +3 स्टेट है तो तू +4 तक जा ही क्यों रहा, तो बना ले रहा, लेकिन बन भी गया तो किस चक्कर में कि वापस +3 बन जाऊं। ठीक है मैडम, तो हाँ ये कह सकते हो, इनमें तो कंपैरेटिवली, हाँ बिल्कुल, इसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन हटाना आसान हो रहा होगा,
तीसरा नहीं, इसका तो +4 हो गया। चौथा हटाना आसान हो रहा होगा, है ना। जो +3 स्टेट में उनका थर्ड हटाना आसान हो रहा होगा। देखो अभी आ रहा, एबनॉर्मली लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनेशन एंथैल्पी किसकी? लेंथेनम, गैडोलिनियम और लुटिडियम। क्यों? ये तीनों में लेंथेनम +3 0 हो गया, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन हटाना इसने बड़ी आसानी से पसंद करा होगा कि थर्ड रखते फट में 4f0 होने वाला हूँ। फिर गैडोलिनियम ने अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन हटाते ही मुझे क्या मिलने वाला है, और ल्यूटिटियम +3 में आती मैं क्या बनने वाला हूँ, तो समझ गए क्या? लेंथेनम, गैडोलिनियम, ल्यूटिटियम, ये +3 स्टेट में आते ही ये 4f0 बनने वाला है। +3 स्टेट, बोलो बोलो मैडम। हाँ, इस वक्त हम मोस्ट स्टेबल वाली बात नहीं कह रहे। इस वक्त हम मोस्ट स्टेबल वाली बात ही नहीं जिक्र कर रहे। इस वक्त हम सिर्फ क्या कर रहे कि ये +3 में आना क्यों पसंद कर रहे, या इनकी +3 में नहीं, ये इनकी थर्ड आयनेशन एंथैल्पी लो क्यों है इन तीनों की। डेल्टा IH3 इज लो क्यों है? कि तीसरा इलेक्ट्रॉन हटने के बाद 4f0 बनाना ये, इसका भी तीसरा इलेक्ट्रॉन हटने के बाद 4f7 बनाना ये, इसका भी तीसरा इलेक्ट्रॉन हटने के बाद 4f, तो इन्होंने अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से हटवाया होगा, यानी थोड़े से पैसों में हटवाया होगा। नहीं आई राधिका जी बात? राधिका जी है ना, बोलो। अब ये समझ आ रहा? +3 स्टेट ऐसी तो होती है, कुछ नहीं आ रहा तो नहीं सही। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के नाम पे अगर इतना सा है, इतना सा अगर मेरे को समझ आ गया, याद कर लिया, अब ये याद भी हो रहा है, इसमें से 2 नहीं याद हो रहे, बाकी सब यहीं की यहीं याद हो रहे। लेंथेनॉइड्स को इन जनरल Ln से रिप्रेजेंट करते थे, और वो Ln +3 स्टेट में आना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं मोस्ट कॉमन की वजह से। अब 2 एक्सेप्शन छोड़ के मेरा ये टेबल आराम से तैयार हो गया। अब ध्यान दो, मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ यहाँ से शुरू होते हुए। Ln की अगर हेलोजन से रिएक्शन हुई तो Ln का +3 और हेलोजन का -1 क्या बनना चाहिए, बना या नहीं? Ln की अगर वाटर से रिएक्शन हुई तो वाटर के अंदर OH नेगेटिव होता, तो क्या बनेगा? इसको और इसको 1 सेकेंड के लिए छोड़ देते हैं। Ln की अगर नाइट्रोजन से हुई तो N के ऊपर -3 होता है या नहीं, नाइट्राइड, तो क्या बनेगा? सल्फर के ऊपर -2 होता तो क्या बनेगा? O पे क्या होता है -2, उसका भी क्या बनेगा? तो अब देख लो साइड में यही बने हुए या नहीं बने हुए। सारी रिएक्शन याद हो गई सिवाय 2 के। अब Ln विद एसिड्स हाइड्रोजन, अब यहाँ मतलब समझो, Ln विद हाइड्रोजन यानी Ln की E0 वैल्यू नेगेटिव होती होंगी, क्योंकि जिनका नेगेटिव होता है वही तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर वाले थे वही तो एसिड में से हाइड्रोजन गैस लिबरेट करा पाते थे, नीचे वाले तो नहीं करा पाते थे। याद आ गई बात? बस ये बिना सिर पैर की है कि लेंथेनम कार्बन, क्योंकि कार्बन की स्टेट से मैं कोई लिंक बना नहीं पाऊंगा, ये हीट करने पर बहुत हाई टेम्परेचर पर LnC2 बनाता है। ये भी क्लियर हो गया कि लेंथेनाइड जो है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होते होंगे, इसलिए एसिड्स में से हाइड्रोजन रिलीज करा देते हैं, रिएक्शन है नहीं। ये कोई सिर पैर की नहीं है कि जी लेंथेनम बहुत हाई टेम्परेचर पे कार्बन से रिएक्ट करके लेंथेनम कार्बाइड बना देते हैं NC2 वाले। डन, बोलो जल्दी। अब यूज के ऊपर क्वेश्चन आया,
बेस्ट सिंगल यूज ऑफ लैंथेनाइड्स इज द प्रोडक्शन ऑफ एलॉय स्टील। एलॉय स्टील बनाते हैं, स्टील बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन उसमें और ज़्यादा स्ट्रांग लाने के लिए, और वो स्टील कहाँ यूज़ होनी है, प्लेट्स बनाने के लिए, पाइप्स बनाने के लिए। तो मिश मेटल नाम का एक अलॉय बनाते हैं। इस मिश मेटल में लैंथेनाइड्स लगभग 95% है, और आयरन 100 हो गया। तो ट्रेसेस रह गए इनके। मिश मेटल में फर्दर मैग्नीशियम मिला के, मिश मेटल में फर्दर मैग्नीशियम मिला के एक एलॉय बनाते हैं, जो किस काम के आता है, बुलेट बनाने के, शेल्स बनाने के, और लाइटर फ्लिंट्स। लाइटर फ्लिंट का एग्जैक्टली मुझे मतलब मैंने कष्ट नहीं करा, आलस भूल जाता हूँ। बुलेट रिवॉल्वर से निकली, गोला तोप से निकला, गोला तोप से निकला, तो गर्म हो जाते होंगे क्या फ्रिक्शन की वजह से, और बुलेट रास्ते में जाते वक्त ही पिघल के नीचे टपक गई, सारा पॉइजन अंदर जो भरा था वो ये हवा में उड़ गया, गोली चलाना बेकार हो गया। तो इसलिए बुलेट का जो शेल है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला होना चाहिए या नहीं? तोप के गोले का जो शेल है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला होना चाहिए या नहीं? लाइटर में अगर 1 मिनट के लिए सिगरेट लाइटर याद करूं, उसमें यहाँ ऐसी फ्लेम निकलती है, तो यहाँ पे जो मेटल होगा उस फ्लेम के कांटेक्ट में आता होगा। बोलो, पूरा प्लास्टिक के आते हैं, लेकिन इस जगह मेटल ही लगाया, क्योंकि यहाँ फ्लेम निकली, तो ये फ्लेम के कांटेक्ट में है मेटल या नहीं? यहाँ प्लास्टिक लगा देंगे तो पिघल जाएगी या नहीं? तो यहाँ का मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, अब मुझे नहीं पता सच है या झूठ है, वो तो प्रैक्टिकल ये बात तो सही, लेकिन लाइटर फ्लिंट इसी को कह रहे, किसको कह रहे मुझे नहीं पता। कुल मिला के यहाँ भी टेम्परेचर हाई चाहिए होता होगा, बुलेट और शेल में तो टेम्परेचर हाई चाहिए, तो मिश मेटल में मैग्नीशियम मेटल मिला के जो एलॉय बनाते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता होगा। अब ये भी पेपर में आ चुका, मिक्स ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड के ऑक्साइड्स बनाए थे अभी हमने, तो अब लैंथेनाइड्स अलग अलग ले लो, तो उनका सबका मिक्सचर ऑक्साइड्स का कई सार होगा, किस काम आता है, एज कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग। समझिए क्या? हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में तोड़ने के लिए कैटलिस्ट का काम करता है मिक्सचर ऑफ लैंथेनाइड ऑक्साइड्स, और कई सारे इंडिविजुअल लैंथेनम ऑक्साइड्स, यानी मिक्सचर नहीं लेना, आर यूज एज फॉस्फरस इन टेलीविजन स्क्रीन। फॉस्फर समझते हो, जो अंधेरे में चमकता है। ब्लैक एंड वाइट टीवी देखा हो अगर, बिल्कुल डार्क रूम करके अंधेरे में रख दो, टीवी को ऑफ करके रख दो, ब्लैक एंड वाइट टीवी को ऑफ, तो भी उसकी स्क्रीन चमकती रहती है अंधेरे में, तो उसमें अंदर की तरफ फॉस्फरस की कोटिंग है शायद। एंड सिमिलर फ्लोरेसिंग सरफेसेस, तो जो चमकते हैं वो फ्लोरेसिंग सरफेस पे कोटिंग हुई भी हो सकती है, किसकी, इंडिविजुअल अकेले किसी लैंथेनम ऑक्साइड्स की। बोलो हो गया क्या? अब एक्टिनाइड देखो हवा में जा रहा है या नहीं। थोरियम साहब को, या नहीं ऐसे बोलूं, थोरियम डिस्कवर करने के लिए, थोरियम डिस्कवर करने के लिए अमेरिका में क्यूरी को, मैडम क्यूरी शायद उन्होंने थोरियम डिस्कवर करा था। थोरियम डिस्कवर करने के लिए अमेरिका में क्यूरी को बुलवाया गया। बर्कले नाम का बंदा, बर्किलियम, अमेरिका में क्यूरी को बुलवा के बर्कले ने उसे नोबेल प्राइज दिया इन द प्रेजेंस ऑफ लॉरेंस। थोरियम डिस्कवर करने के लिए अमेरिका में क्यूरी को बुलवाकर बर्कली साहब ने नोबेल प्राइज दिया इन द प्रेजेंस ऑफ, क्यों, समझ गए क्या? +3 स्टेट शराफत के साथ 0 से लेके, अब यहां इनकी बदमाशी देखो कितनी बड़ी जबरदस्त। क्या थोरियम F ब्लॉक एलिमेंट हो गया, F ही नहीं आया है, नहीं बदमाश,
बस यहाँ सीधा 4F2 टपक गया और यहाँ स्टेपनी की तरह इस जगह इस्तेमाल हो रहे हैं काफ़ी सारे टाइम तक स्टेपनी लगी रही। तो चक्कर में नहीं पड़ना किसी के, बस इतने इन्हें ध्यान रख लो। थोरियम का +3 स्टेट में 1, इतनी कोई खास ज़रूरत पड़ेगी नहीं हालांकि इनकी। चलें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आप बताओ। 7s2 एंड वेरिएबल ऑक्यूपेंसी ऑफ 5F एंड 6d। वेरिएबल समझ गए, जहाँ जी मैं 5F तो वेरी कर ही रहा, 6d भी वेरी कर रहा है, कहीं है कहीं नहीं है। डन। ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम्स और M3+ आयंस अक्रॉस द सीरीज। फिर से क्या रीजन, वही पिछले वाला, और इस बार क्या नाम, क्यों, पुअर शील्डिंग ऑफ 5F की वजह से। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने बेसिक्स पढ़ाते हुए पढ़ा दिया था क्या कि यहाँ पे तो आपका 4, 5F 6d और 7s आ गए होंगे, जो कि न्यूक्लियस से बहुत दूर होंगे, और ये आपस में एक दूसरे के बहुत पास होंगे। वो कहानी नहीं याद आ रही कि जितना दूर जाते हैं डिस्टेंस उतना कम होता जाता है, तो ये तो बहुत ही पास होंगे। तो जब आपने 7s के इलेक्ट्रॉन हटाए तो 6d बोला थोड़े से पैसे में मैं भी और दे दो, मैं भी हट जाऊंगा। जब ये हटाए 5F बोला थोड़े से बस और दे दो, मैं भी हट जाऊंगा। तो सारे हटने को तैयार बैठे हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज़्यादा होंगी या नहीं। बोर्ड के पेपर में 3 बार आया क्वेश्चन, देयर इज ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों, इम्पार्ट टू रीजन, fact that 5F 6d 7s levels are off। बोलिए आ गया नहीं। इन जनरल ये भी +3 स्टेट ही दिखाते हैं, जैसे पिछले वाले तो दीवाने ही थे। वहां था रेयरली +2 +4 भी दिखाते हैं, लेकिन इनकी तो +2 5 6 7 तक भी जा रही है, कोई दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। तो मोर कंपाउंड्स इन +3 स्टेट देन इन +4। तो एक्टिनाइड्स भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किसमें है। बाकी सबकी रीडिंग मारनी हो मारो, हमारे किसी काम का नहीं दूर से दूर तक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी लाइन पे हल्का फुल्का बन जाए तो बन जाए, चांस बहुत ही कम। ऐसी टेबल पढ़ी थी हमने वहाँ D ब्लॉक में, सबसे ज़्यादा स्टेट्स जब MN की थी, यहाँ 2 बदमाश हैं, इनकी 2 की है। तो ये टेबल करने की कोई ज़रूरत नहीं है बोर्ड वालों को, बाकियों को भी कोई ज़रूरत नहीं, कहाँ तक याद करोगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तो ख़त्म हो गया। अचानक विद कंपैरिजन, तो ये वो तो सिल्वरी वाइट थे, ये सिल्वरी हैं, याद रहेगा। क्या फ़र्क होता है दोनों में मुझे नहीं पता, ना मुझे करने की ज़रूरत होता होगा जो ना। अब ये बड़े से पैराग्राफ नज़र आ रहा है, इसमें हमें कुछ खास करने कराने को नहीं है। हाईली रिएक्टिव व्हेन फाइनली डिवाइडेड, होता ही है कोई भी मेटल को, कोई भी एलिमेंट को जितना फाइनली डिवाइड करो सरफेस एरिया बढ़ेगा। अब यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के नाम पे कुछ नहीं है, वहाँ तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के नाम पे सर्कल भी दे दिया था। बोलो, बस ये 3 लाइनें। द एक्शन ऑफ बॉइलिंग वाटर ऑन देम गिव्स मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड, 1 पॉइंट। दूसरा, कॉम्बिनेशन विद मोस्ट नॉन मेटल्स टेक्स प्लेस एट, यानी ज़्यादातर नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं मॉडरेट टेम्परेचर पे। बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड और हाइड्राइड का मिक्सचर देते हैं, फॉर्मूला किसी का नहीं। और तीसरा पॉइंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अटैक ऑल मेटल्स, सबसे रिएक्ट कर जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन मोस्ट आर स्लाइटली इफेक्टेड बाय नाइट्रिक एसिड, ज़्यादातर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि मेटल के सरफेस पर क्या होता है, नाइट्रिक एसिड ऑक्साइड होने की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से उसके सरफेस पे एक पैसिव फिल्म, याद आए कुछ, जब एल्युमिनियम का किस्सा, एल्युमिनियम के ऊपर एक पैसिव फिल्म मिल जाती है ना, किसकी, तो ऐसे ही नाइट्रिक एसिड से पैसिव फिल्म बन जाती है किसके ऊपर,
एक्टिनाइड्स के ऊपर, इसलिए ये फर्दर रिएक्ट नहीं करते होंगे। तो दोबारा, नाइट्रिक एसिड स्लाइटली इफेक्टेड बाय नाइट्रिक एसिड ओइंग टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। एल्कलीज हैव नो एक्शन। तो ये क्या हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज बता दी क्या। बॉइलिंग वाटर के साथ ऑक्साइड और हाइड्राइड का मिक्सचर, नॉन मेटल्स के साथ मॉडरेट टेम्परेचर पे रिएक्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं लेकिन HNO3 से रिएक्ट नहीं करते, एल्कली से रिएक्ट नहीं करते। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मोर कॉम्प्लेक्स, अच्छा है मोर कॉम्प्लेक्स है, पढ़नी नहीं पड़ेगी। जहां अनपेयर्ड 5F होंगे वो पैरामैग्नेटिक होंगे। सब खा पी गया, बस कॉम्प्लेक्स छोड़ो। अब आयनेशन एंथैल्पी वाला फंडा पढ़ा दिया। आयनेशन एंथैल्पी क्वाइट रीजनेबल सिंस 5F orbitals will penetrate less in the inner core। समझ आया क्या है? मैं वो तो है ही, न्यूक्लियस 5F भी न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा या नहीं, और F का पेनिट्रेशन इफेक्ट कम होता है। ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका होता है, इसका, याद है, उससे कम भी। तो पहले तो 5F दूर है, उसका पेनिट्रेशन भी बहुत कम है, तो ये 6S वाले न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाएंगे, या कहें 6S पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत कम काम कर रही होगी। बोलो, अगर ये न्यूक्लियस की तरफ घुस जाएं 4F वाले तो ये भी घुसेंगे, जब ये ही नहीं घुस रहे तो ये भी नहीं घुसने पाएंगे, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इन पे कम होगी, तो इनकी आयनेशन एंथैल्पी लो हो जाएगी या नहीं आयनेशन। बस रीडिंग मार लो, कुछ नहीं है काम की बात। बाकी झूठ मूठ नहीं बोल रहा, पढ़ लेना, जो अंडरलाइन में काम की बात है सारी बता दी। नेम लेंथेनॉइड सीरीज में कौन सा एलिमेंट है जो +4 स्टेट दिखाता है? तो सीरियम सबसे ज़्यादा खुशहाल था ना, जब इसका पानी में सॉल्यूशन भी बना लिया था, एनालिटिकल रिएजेंट भी था। बोलो भाई, था तो टीबी भी, लेकिन टीबी का कोई कंपाउंड रिएजेंट नहीं बनाया, तो इसने किसका नाम रखा, सीरियम का। अब एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर इन एलिमेंट फ्रॉम लेंथेनॉइड टू कंट्रैक्शन। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड के ज़्यादा होती है, क्या रीज़न? पोरर shielding of 5F as compared to 4F। हो गया। अब बेचारे को शॉक लग गया सारा लेसन पढ़ाने के बाद। सम एप्लीकेशंस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, डी की भी, और पूरा पैराग्राफ पढ़ लो, कहीं पे भी एफ ब्लॉक का एक भी यूज नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक का दिया हुआ। अब आपको इनमें से ज़्यादातर सब पता है। आयरन में स्टील बनाने के लिए कार्बन मिलाते हैं, और जो स्टेनलेस स्टील वगैरह होती है उसमें क्रोमियम निकल वगैरह भी मिला देते हैं। आपकी स्टेनलेस स्टील में पता है आयरन में कार्बन क्रोमियम और निकल होता है। मैंगनीज वगैरह बना के और कई तरह की स्टील्स बना देते हैं। बोलो, TiO टाइटेनियम ऑक्साइड पिगमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। MnO2 याद आया, ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट, लेंचे सेल में पढ़ा था नहीं MnO2, यही तो था आपका कैथोड का काम करने वाला बंदा। फिर जिंक, वही ड्राई सेल में फिर जिंक कंटेनर होता था। निकल कैडमियम सेल भी पढ़े थे। तो सब ट्रांजिशन मेटल्स हैं या नहीं? कॉइनेज मेटल, जब हम बहुत गरीब थे, पैसे वाले थे, नहीं हम बहुत गरीब थे, सरकार रईस थी, तो सोने के सिक्के थे, फिर चांदी के सिक्के हुए, और अब लोहे के सिक्के आते हैं। आदमी रईस हो गया क्योंकि यूके कॉपर कॉइन्स से मिलते जुलते कॉपर कोटेड स्टील। सिल्वर यूके कॉइन्स, सिल्वर देखने में वो चांदी जैसे लगते थे, यूके वाले तो हैं ही बदमाश, चांदी के सिक्के लग रहे हैं, लेकिन है कौन?
कॉपर निकल का वाला है। याद आया V2O5 कैटलिस्ट कॉन्टेक्स्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये बोर्ड के पेपर में आ चुका है बोर्ड। TiCl4, क्योंकि पॉलीमर चैप्टर हमारे कोर्स से गायब हो गया, उसमें होता था TiCl4 और ट्राइमिथाइल एल्युमिनियम ज़ेगलर नाटा कैटलिस्ट है जो पॉलीथीन बनाने के काम आता। तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था व्हाट इज ज़ेगलर नाटा कैटलिस्ट, तो आपका आंसर था टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राइमिथाइल एल्युमिनियम मिक्सचर का नाम। और ये किस काम आता है, पॉलीथीन के पॉलीमर का काम करता। हेबर्स प्रोसेस में आयरन कैटलिस्ट था या नहीं, लिखना भूल गया, ऐसे यहीं साथ में लिख देता मोलिब्डेनम भी तो ट्रांजिशन मेटल है, साथ में लिख देता मोलिब्डेनम एक्सेस प्रोमोटर। नहीं लिखा, भूल गया। निकिल वनस्पति की बनाने काम आया था या नहीं, तो निकिल क्यों लिख रहा, प्लेटिनम और पैलेडियम भी लिख देता, वो भी तो ट्रांजिशन मेटल ही है। तो बताओ इतने सारों में से आपको ये 2-3 ही तो नए हैं, कॉइनेज वाले, कॉइन वाले यूके कॉइन्स, बाकी और एक ज़ेगलर नाटा कैटलिस्ट, बाकी तो सारे पढ़े हुए हैं, याद करके देखो। एक है पिगमेंट इंडस्ट्री वाला टाइटेनियम ऑक्साइड। हाइड्रोजन। अब ये बोर्ड के पेपर में किसी ज़माने में आ गया, एक प्रोसेस है वेक्कर्स प्रोसेस, जिससे इथाइन समझते हो, एसिटिलीन से सीधा इथेनल एसिटल्डिहाइड बना देते हैं। कैटलिसिस में कौन, PdCl2, क्या पैलेडियम ट्रांजिशन मेटल है। और निकिल के कॉम्प्लेक्सेस पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस में काम आते हैं, और कुछ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेंजीन के रिएक्शन में। और फोटोग्राफी इंडस्ट्री किस पे चलती थी, जब रोल्स होते थे फोटोग्राफी के, प्रिंट निकलवाते हैं आज भी। AGBR याद आया, रेडियोएक्टिव रेडियोएक्टिव गलत बोल गया, फोटो सेंसिटिव। बताइए जी, हो गया या नहीं। हाँ जी बोलो, क्या है। क्या होता है। हाँ हाँ, इथीन होता है, हाँ सही कर लो, सिर्फ मैं भूल गया आपको सही कराना। क्या है यहाँ, ठीक है, इथीन से इथेनॉल बनाने के लिए। ठीक है जी। अब